प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज आपके सामने जो कुंडली मैं लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास हुगली, वेस्ट बंगाल से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। जैसे कि मेरे नियमित दर्शक हमेशा जानते हैं कि मैं किसी भी कुंडली का विश्लेषण करने से पहले सबसे पहले उस कुंडली का पंचांग बताता हूं। और जो ये कुंडली मैं लेके आया हूं, इनका पंचांग बनता है मार्गशीर्ष माह। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति भाग्यशाली होगा, माता और पिता का सुख प्राप्त करने वाला होगा। इतना ही नहीं, इस मार्गशीर्ष माह में सूर्य जो होते हैं वो दक्षिणायन होते हैं। इस वजह से यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, ये जो ग्रह हैं ये थोड़े थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं या इनका प्रभाव कम सा मिलता है। जबकि दक्षिणायन में शनि, मंगल, राहु, केतु आदि ग्रह अगर आपकी कुंडली में मजबूत होकर के बैठे हैं तो इनका प्रतिफल इनकी दशाओं में या ऐसे भी बहुत उत्तम प्रकार से व्यक्ति को मिल जाता है। हेमंत ऋतु में जो लोग जन्मे होते हैं वो प्रेमी किस्म के होते हैं और ये प्रेम को समझने में देर नहीं करने वाले होते हैं। गुरुवार को जन्मे हैं और इस कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ उनकी एक राशि एकादशवें भाव में बनती है। मैंने वृष राशि की कुंडली के लिए, वृष लग्न की कुंडली के लिए ये बात बताई थी कि देवगुरु बृहस्पति या कोई भी ग्रह शुभक या पापक नहीं होता है। जो लग्न बना, जो भाव मिला, उसके आधार पर वो शुभग या पापक ग्रह की श्रेणी में आता है। नैसर्गिक रूप से जरूर ही गुरु शुभग ग्रह होते हैं, पर वृष लग्न की कुंडली के लिए वो शुभग ग्रह नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनको अष्टम भाव और एकादशवां भाव, उपचय भाव मिला है। इस आधार पे एक बात और भी समझने वाली है कि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जहाँ कहीं बैठेंगे उस भाव की वृद्धि भी करेंगे और व्यक्ति को सुखी भी बनाएंगे। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की वृद्धि करने वाले ग्रह के रूप में जाने जाएंगे, परंतु वो पापक ग्रह की श्रेणी में आ जाएंगे। शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि, शुक्ल पक्ष में जो लोग जन्मे होते हैं वो वैसे भी मृदुभाषी होते हैं, पर कुछ भी भोजन करने वाले नहीं होते। द्वितीया तिथि में चंद्रमा जब होते हैं तो पापक ग्रह होते हैं। तो शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा शुभग्रह न होकर के पापक ग्रह होते हैं और इस आधार पर व्यक्ति को प्राइवेट नौकरी मिलती है। कई बार उसके दिनचर्या को अनियमित होते देखा जाता है, लेकिन एक अच्छी बात यह हो जाती है कि वो माता और पिता को प्रेम करने वाला निश्चित रूप से होता है। मन बुद्धि को स्थिर रखने की पूरी कोशिश करता है, हालांकि उसमें कई बार आरंभ में उसे थोड़ी बहुत दिक्कत भी होती है। व्यक्ति की कुंडली में शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा पापग्रह होने से व्यक्ति की दिनचर्या को बाधित करने की पूरी कोशिश करेंगे और मन में द्वेष, छल, कपट, झूठ और कई बार दकियानुसी विचारों से प्रकोपित या प्रभावित होते देखा जाता है। या कई बार वो तर्क वितर्क की बातें ज़्यादा करते देखा जाता है। मूल नक्षत्र में जन्मे हैं, इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। वैसे तो मूल नक्षत्र में जन्मे जो जातक होते हैं इनको कोई ना कोई बीमारी सदैव लगी रहती है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को सदैव नदियों के जल से स्नान करना चाहिए। तो जहाँ कहीं भी रहें वहाँ जो कोई भी नदी मिले उसका जल थोड़ा सा अपने घर में रखें और उस जल को स्नान करते समय उस जल में मिला लें एक ढक्कन और उसके बाद उसी जल से स्नान कर लें। बाल्टी भरने से पहले एक ढक्कन उसमें मिला दें और उसके बाद उसी जल से नहा लें। साथ ही साथ जो इस वृक्ष का नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ, मैं दो चीज़ें हमेशा भूल जाता हूँ, पता नहीं क्या है, बड़ा क्रोध भी आता है स्वयं पे। एक, मैं जिस मकान में रहता हूँ इस मकान मालिक का गांव। जब कभी कोई मुझसे पूछता है कि पंडित जी आप कहाँ रहते हैं, वो कहाँ का मकान है, मैं हर बार भूल जाता हूँ। अभी भी देखो नहीं याद है। और ये जो वृक्ष की जड़ है वो मैं बार बार फिर से भूल गया था, पर मैंने पूछ करके बताया, मंदार, जो शिव जी को बड़ा प्रिय है। छोटी छोटी उसकी फूल होती है। तो मंदार के पुष्प की जड़, मंदार का जो पौधा होगा उसका जड़ थोड़ा सा साइड से काट लीजिएगा और उसको किसी ताबीज़ में भर के गले में धारण कर लीजिएगा। वैसे ऐसे लोगों को
काली उड़द दान करना चाहिए। मूल नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं उनको काला उड़द दान करना चाहिए। शूल योग, बालव कर्ण, क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण में होने के कारण व्यक्ति कई बार झूठ भी बोलता है, बहानेबाजी भी करता है और खाओ पियो मौज करो मस्त रहो इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने वाला होता है। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण भक्ष्याभक्ष का सिद्धांत उसे पता नहीं होता। इसका अर्थ मैंने जो बात कही, भक्ष्याभक्ष का अर्थ क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है क्या नहीं करना है, किसको आदर देना है और किसका अपमान नहीं करना है। अपमान तो वैसे किसी का नहीं करना चाहिए, पर यहाँ पे व्यक्ति कई बार अपने से बड़ों का भी अपमान कर जाता है, कई बार जिद कर जाता है ना। तो ये क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के कारण होता है। भोजन हम क्या कर रहे हैं, हमारी दिनचर्या कैसी है, हमें कब सोकर जागना है, हमारे पूर्वजों ने कौन सी पद्धति बनाई है, जीने के कौन से तरीके हैं, इन सभी चीज़ों में व्यक्ति को प्रायः असफल होते देखा जाता है, या ये कह सकते हैं कि उसकी दिनचर्या बाधित होती है, वो सही तरीके से अपनी दिनचर्या को फॉलो नहीं करता है। अब ये तो पंचांग की बात रही जिसमें मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी। अब बात करते हैं ग्रह स्थिति। राहु लग्न में और लग्न का मान 20 अंश पे बना है। ऐसी अवस्था में सबसे जो अच्छी बात होगी कि व्यक्ति की आयु अच्छी हो जाएगी। लग्न में राहु और वो भी उच्च के, और उसमें भी लग्न में बैठे और जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का स्वामी स्वतः शुक्र अपनी राशि में बैठा है मंगल के साथ। उसका प्रभाव क्या होगा वो तो मैं बताऊंगा, पर लग्न पे जब चर्चा करेंगे और लग्न के अधिपति स्वग्रही हैं, लग्न पे सूर्य जैसे ग्रह की दृष्टि चिंता बढ़ा रही है और लग्न का मान व्यक्ति को आयु, स्वास्थ्य, श्रेष्ठता और कई बार घूम घूम करके धन कमाने वाला, हालांकि केंद्र में जो राशियां बनी है वो स्थिर राशियां बनी हैं, पर दशमांसा चक्र कर्क का बना है। इस वजह से व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जा करके और दूर ही रह करके धन भी कमाता है। चाहे जितना दूर रहे उसको उतना ही फायदा होता है। इसका अर्थ एक और भी हो जाएगा कि जब लग्न में ही राहु बैठ जाएंगे तो ये व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें करने के लिए प्रेरित करेंगे, व्यक्ति को थोड़ा बहुत भ्रम में भी रखेंगे, उसके काम को अवरोध में भी लेके जाएंगे, लेकिन उच्च के होने के कारण उसके व्यक्तित्व को बेपरवाह, राजनीति करने वाला, बिना कुछ सोचे समझे निर्णय लेने वाला और कई बार तो अपने बड़े लोगों को, जो अपने बड़े लोग हैं, जो आदरणीय हैं, उनकी भी अप्रशंसा कर देता है, उनके पीछे भी पीठ पीछे उनकी बुराई कर देता है और कई बार षड्यंत्र करने वाला भी होता है। ये लग्न में राहु सूर्य से दृष्ट है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न पे नहीं है, गुरु की दृष्टि सूर्य पे जा रही है। ये एक अच्छी बात है इस कुंडली के लिए, जहां व्यक्ति का मन शांत रहेगा, चरित्रवान होगा। पर जब कभी भी मंगल की दशा, राहु की दशा, शुक्र की दशा या बुध या चंद्रमा की दशा आएगी तो व्यक्ति प्रायः गलत संगति में जाएगा, गलत लोगों के संपर्क में आकर के अपना नुकसान करेगा। अंतर प्रत्यंतर की भी बात करता हूं। साथ ही साथ जब कभी भी राहु, चंद्रमा, बुध, मंगल और शुक्र आदि ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी या जब इनका महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर आएगा तो व्यक्ति झूठी गवाही देता है, व्यय करता है और कई बार नशे आदि की चपेट में भी आ जाता है। ऐसा न हो, इस वजह से हमें बहुत ही अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता भी होगी। लग्न में राहु व्यक्ति को बब्बर शेर बनाते हैं और कहने का अर्थ तो मेरा यहाँ तक है कि ऐसे लोग विष की भांति समाज में फैलने वाले होते हैं। मतलब ये बुरा नहीं होता, ये बहुत अच्छा होता है, पर अगर आप उसको सही दिशा में सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तब, क्योंकि ये लगभग और वस्तुतः राहु का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये चंद्रमा के नोड हैं। जहाँ पे रोशनी नहीं पड़ती है तो प्रायः वहाँ अंधेरा छाया रहता है। इस वजह से अंधेरे में रखी वस्तु को आप समझ नहीं पाते हैं कि वस्तुतः वो क्या है। तो अंधेरे में हर एक चीज़, जैसे रस्सी भी जब दर्शन पढ़ेंगे तो रस्सी भी आपको अंधेरे में सर्प का ही बोध कराती है, वैसे ही ये चंद्रमा, राहु, सूर्य, बुध
गुरु, शुक्र, बुध आदि जितने ग्रह हैं, जब हम इनको अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं तो ये हमें रस्सी के भेष में सर्प दिखाई देते हैं, है ना। तो मेरे कहने का इतना तात्पर्य है कि हमें हमेशा बहुत ही सजग, सतर्क और भ्रमित नहीं रहना है। हमें हमेशा सजग रहना है, सतर्क रहना है, गलत लोगों की संगति से अपने आप को मुक्त करना है, भोजन शुद्ध करना है, बासी भोजन, पुराना भोजन, पुराने वस्त्र, पुराने कपड़े, गंदे मैले कुचैले कपड़े और धीरे धीरे कोई काम नहीं करना है। जल्दी जल्दी करिए क्योंकि समय बड़ा विचित्र है और ये आपके पास टिक करके नहीं रहने वाला है। लग्न में राहु व्यक्ति की आयु को श्रेष्ठ बनाते हैं, इतना ही नहीं, लग्न में राहु व्यक्ति को बूढ़ा करके मारते हैं, है ना। तो ये सब यहाँ पे बहुत अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी भी हैं, कुछ अच्छी भी हैं। राहु का जो अंश बल है वो 14 अंश 47 कला का है। रोहिणी नक्षत्र में राहु व्यक्ति को इमोशनल भी बनाते हैं, सेंटिमेंटल भी बनाते हैं। यहाँ व्यक्ति को पशुओं का प्रेमी भी होते देखा जाता है, खास करके उसे पशुओं में दिलचस्पी पालने की ज़्यादा हो जाती है। गाय, कुत्ते, घोड़े, सर्प, चिड़िया आदि उसे पालना बड़ा अच्छा लगता है और कई बार तो वो इनका दान करने वाला भी हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। द्वितीय भाव में शनि वक्री हैं, 2 अंश 42 कला मृगशीरा नक्षत्र में और चंद्रमा और बुध जैसे 2 शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं। इसका अर्थ सीधा होगा कि व्यक्ति का मन कभी कभी भ्रमित जरूर होगा, लेकिन व्यक्ति की वाणी उसके शरीर और उसके आयु से मैच नहीं करती है। व्यक्ति का धन, उसके संपत्ति, उसकी एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ें उसे मैच नहीं करती हैं। इसका अर्थ होगा कि जब द्वितीय भाव में शनि वक्री होंगे और 2 अंश के वक्री हैं, बुध और चंद्रमा जैसे 2 शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो व्यक्ति मोटी रकम में मोटा धन कमाने वाला होता है और कई बार बहुत छोटी अवस्था में 24, 25, 26 मतलब मिनिमम 24वें वर्ष में उसे प्रायः लखपति होते देखा जाता है। चंद्रमा अगर मूल नक्षत्र में नहीं होते तो व्यक्ति के विकास को और भी ज़्यादा श्रेष्ठता से सिद्ध होते देखा जा सकता था, पर जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बुध के साथ चले जाएंगे तो वैसे अष्टम भाव में बुध को कोई दोष तो नहीं लगता है, लेकिन चंद्रमा के साथ बैठे होने से और उस पर शनि आदि ग्रहों के प्रभाव पड़ने से कहीं ना कहीं उसमें अनिरंतरता का भाव आएगा। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ ये हो जाएगी कि द्वितीय भाव के शनिदेव व्यक्ति को किसी भी तरीके से बहुत गंभीरता से प्रायः धन की चिंता में सताते हुए धनवान भी बनाएंगे। मतलब व्यक्ति की चिंता ही उसके धन के मार्ग को खोलने का कारण बनेगी। जब आज उसके पास धन आ जाएगा फिर उसकी चिंता कल को धन कमाने के लिए बढ़ जाएगी और जैसे ही ये चिंता उसके ऊपर आएगी फिर वापस धन आएगा। मतलब ये प्रक्रिया उसको जीवन भर धन देती रहेगी और जीवन भर उसको कल के धन के लिए चिंतित करेगी कि आज का तो धन हो गया, कल कैसे आएगा, कल फिर वापस धन बिल्कुल आएगा, पर यह चिंता समाप्त नहीं होगी क्योंकि द्वितीय भाव के शनिदेव वक्री होंगे 2 अंश के, तो धन की चिंता देंगे। अब यहां से आगे बढ़ के मैं आपको द्वितीय भाव के शनि के बारे में बात की, पर यहां एक अच्छी बात यह होगी कि बुध के ऊपर जब शनि की दृष्टि जाएगी और सूर्य के ऊपर जब गुरु की दृष्टि जाएगी तो इन दोनों ग्रहों का जो प्रभाव होगा वो व्यक्ति को तकनीक की समझ विकसित करने में मदद करेगा। इसका अर्थ होगा कि इन दशाओं में सरकार से, लोगों से, नौकरी से, बाकी की चीज़ों से व्यक्ति को तकनीक में मदद मिलेगी या तकनीक को समझने की जो शक्ति होगी वो इसी शनि, बुध और गुरु, सूर्य के कारण होगी। तो व्यक्ति के जीवन में जो विषयों को लेकर के गंभीरता है, जो रिसर्च को लेकर के गंभीरता है, जो स्वभाव में गंभीरता है, वाणी में जो ओजस्विता है, शंख की भांति है, ये इसी शनि के कारण है और इसी गुरु और सूर्य के कारण है। और स्वभाव जो कभी कभी बच्चे की भांति हो जाता है, कभी शीतल, कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी बेपरवाह, वो बुध और चंद्रमा के कारण होता है। पर वस्तुतः व्यक्ति बड़ा मन का साफ है और कड़वा बोलने वाला है, लेकिन हृदय का गंदा नहीं है। तृतीय भाव में उच्च के गुरु बैठे हैं पर वक्री वो भी हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ज्योतिष का सर्वमान्य सिद्धांत बता देता हूँ। कुंडली में जितने ग्रह हों वक्री ना हो, वक्री ग्रहों का फल कथन करते समय उसके अंशों को भी देखना पड़ता है। अब जरा ध्यान से समझिए, मैं आपको ऐसे ही समझा दूं
कि कोई ग्रह अगर बहुत क्लिष्ट परिणाम देने वाला बन रहा है या उसके साथ अस्त होने का, अंश बल में कमजोर होने का, वक्री होने का, नक्षत्रों के दोष का, अगर हम उसका कैलकुलेशन करेंगे तो एक ज्योतिषी के आधार पर तो उसकी गणना करने में ज्योतिषी का समय लगेगा। और अब प्राचीन काल के ज्योतिषी दैवज्ञ तो उतने मजबूत रहे नहीं, तो आधुनिक काल के जितने भी ज्योतिषी हुए उन्होंने, या फिर आधुनिक अभी जितने भी, मैं भी स्वयं की भी बात करता हूँ, इसमें वक्री ग्रहों को लेकर के बहुत ही शालीनता से और बहुत गंभीरता से निर्णय सुनाना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये जल्दबाजी भरा निर्णय हो जाएगा कि आपने गुरु वक्री का ये परिणाम कर दिया और शनि वक्री का ये परिणाम कर दिया। पर सामान्यतः तो ग्रह अगर कुंडली में कोई भी अस्त नहीं है तो बहुत अच्छा है। कुंडली में अगर गुरु या शनि या मंगल या बुध या शुक्र वक्री नहीं है तो अच्छे हैं। ग्रह वक्री है मतलब थोड़ा क्लिष्ट है, और इसी क्लिष्ट होने के कारण कई बार उसके प्रभावों में कई बार दोराहेपन में जाना या चौराहे पे खड़ा कर देना या अपने मन मुताबिक निर्णय को ना देना, या कई बार उसको समझने में ज्योतिषी को दिक्कत होती है। लेकिन ये बात सामान्यतया समझ लेना चाहिए कि किसी भी ग्रह का वक्री होना थोड़ा बहुत कमज़ोर हो जाता है या उसके प्रभावों को अनिरंतर कर देता है। तो द्वितीय भाव के बाद तृतीय भाव में उच्च के गुरु हुए हैं पर वक्री हुए हैं। इसका अर्थ होगा कि जितने ऊंचे ग्रह और नवम भाव में परिणाम करते उतने ऊंचे और अच्छे परिणाम तृतीय भाव में तो नहीं करेंगे। लेकिन एक अच्छी बात होगी कि व्यक्ति अपने पराक्रम पे विश्वास करने वाला होगा, ऑप्टिमिस्टिक विचारधाराओं से काम करने वाला होगा, सकारात्मक रवैया अपनाने वाला होगा, धनवान होगा, मेहनत करके धन कमाने वाला होगा, पैतृक संपत्ति की वृद्धि करने वाला होगा, अपने पराक्रम के बल पे धन कमाने वाला होगा। इतना ही नहीं, चरित्रवान भी होगा। पर ये सारे ही गुण और सारे ही फल वक्री होने के कारण थोड़े कमजोर से मिलेंगे। पर इसका अच्छा फायदा ये हो जाएगा कि कम से कम भाग्य भाव पे गुरु की दृष्टि है, लाभ भाव पे गुरु की दृष्टि है, लाभेश होकर के ग्रह उच्च का हुआ है तो वो कई जगह से व्यक्ति को सुखी बनाएगा और वापस उसको अपनी नवी दृष्टि से ग्रह देख भी रहा है। इसका सामान्यतया अच्छा परिणाम मिलने लगेगा। व्यक्ति को अपनी दशा में गुरुदेव लाभ देंगे, संतान देंगे, सुख देंगे, जीवन में प्राप्त करवाएंगे और जितनी भी महत्वाकांक्षा है उसकी पूर्ति भी करवाएंगे। पर एक चीज़ यहाँ पे जो नुकसान वाली हो जाएगी कि चूंकि गुरु के ठीक पीछे शनि बैठे हैं, इस वजह से जब कभी भी गुरु में शनि का अंतर आएगा या शनि में गुरु का अंतर आएगा तो इन ग्रह की दशाओं में व्यक्ति के जीवन में आर्थिक परेशानियों का दौर रहेगा या कई बार इन दशाओं में व्यक्ति को थोड़ा बहुत मानसिक रूप से परेशान होते हुए भी देखा जाएगा। चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, सुखेश हैं और अपने भाव से चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, पर राहु केतु के संपर्क में हैं और उनके ठीक पीछे मंगल और शुक्र बैठे हैं और गुरु से दृष्ट हैं। इस वजह से माता का सुख बड़ा अच्छा होता है। माता साहसी होती हैं, चिंता करने वाली होती हैं, बहुत सारी क्षेत्रों का अनुभव रखने वाली होती हैं, धर्म का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, दर्शन का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, हर एक विषय में माता को निष्णात और श्रेष्ठ जानकारी होती है क्योंकि ये सूर्य हैं। कलाओं की समझ, फैशन की समझ, घर की समझ, चार दीवारी की समझ, सुरक्षा की समझ, सब कुछ हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य होते हैं और उनके ऊपर राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि है और उनके ठीक पीछे मंगल और शुक्र के बैठने के कारण ये सारे ग्रहों का सम्मिलित परिणाम माता के पक्ष में ऐसा जाएगा। माता का सुख बढ़िया होगा, भवन भूमि वाहन का सुख बढ़िया होगा और माता को छोटी मोटी बीमारियां भी केतु के कारण होती रहेंगी। हड्डियों की बीमारी, कई बार मानसिक चिंता, अनिद्रा, इस तरीके की समस्या देखने में मिलती है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि कम से कम चतुर्थ भाव ठीक बना हुआ है, उसके ठीक पीछे उच्च के गुरु बैठे हैं और भाव का स्वामी अपने भाव से चौथे बैठा है, तो ये एक अच्छा परिणाम देने वाला भाव हो जाएगा। इसका अर्थ होगा कि सूर्य की दशा में व्यक्ति भवन भूमि वाहन, संतान, दाम्पत्य, विवाह आदि में जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पंचम भाव के स्वामी का संबंध में जाना तृतीय भाव के स्वामी के साथ अष्टम भाव में, ये पढ़ाई में कभी कभी गतिरोध देते हैं, कभी कभी मतभेद देते हैं, कभी कभी मन मुताबिक परिणाम नहीं देते हैं, कभी कभी कंसंट्रेशन को लूज करते हैं और ये सारे परिणाम बुध और चंद्रमा के
अष्टम भाव में जाने के कारण होगा, जहां व्यक्ति को निर्णय लेने में दिक्कत होती है। वो अपने रिसर्च को लेकर के कई बार सकारात्मक तो होता है, परिणाम भी मिल जाता है, लेकिन प्रायः पंचम भाव के स्वामी का संबंध तृतीय भाव के स्वामी के साथ अष्टम भाव में हो रहा है, ये प्रायः अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसका काफ़ी हद तक वृद्धावस्था में अच्छा परिणाम देखने को मिल जाएगा। तो ये अच्छा कैसे है और बुरा कैसे है? अच्छा ऐसे है कि ये कभी ना कभी देर से ही सही परिणाम जरूर देंगे, पर बुरा इसलिए है कि जब जरूरत पड़ेगी तब नहीं देंगे। तो इसके नेगेटिव परिणाम क्या हो सकते हैं? तो पंचम भाव के स्वामी तृतीय भाव के स्वामी के साथ अष्टम भाव में जाएंगे तो व्यक्ति को इन ग्रहों की दशाओं में मेहनत खूब करनी पड़ती है। ये पहला एक नेगेटिव परिणाम होगा। दूसरा, इन ग्रहों की दशाओं में व्यक्ति गलत संगति में जाता है। इस ग्रह की दशा में, बुध और चंद्रमा की दशा में, व्यक्ति को सोचा हुआ काम नहीं होता है। इसी बुध और चंद्रमा की दशा में मेहनत खूब करने के साथ साथ व्यक्ति हताश, निराश और उदास हो जाता है। इसी बुध और चंद्रमा की दशा में झूठी गवाही देता है, गलत काम करता है, निंदित कृत्य करता है, कुछ भी खा लेता है, कुछ भी पहन लेता है और कैसे भी रह लेता है। जबकि जीवन का सिद्धांत ये नहीं है। धर्म से युक्त, शास्त्र से युक्त, पुराणों से युक्त और परंपराओं से युक्त होना ही जीवन का असली अर्थ होता है। जबकि बुध और चंद्रमा आपको प्रायः ढूलमुल, आलसी और वाणी से कुछ और हृदय से कुछ और। मतलब क्या होगा कि बुध और चंद्रमा की दशा में व्यक्ति सामने वाले को मित्र बोलेगा, पर उसके खिलाफ षड्यंत्र उसके अंदर चलता रहेगा। इस अवस्था में कई बार ये चीज़ें संतति के लिए भी करनी पड़ती है। मतलब कई बार संतति से भी मतभेद यहाँ देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं, कई बार व्यक्ति के वाणी में उस तरीके की ओजस्विता, तेजस्विता, वाणी का प्रभाव, धन कमाने के लिए वाणी का इस्तेमाल आदि जब करने लगता है तो उसको उसमें प्रायः कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका अर्थ होगा कि हमें इस दोष को समाप्त करने के लिए निश्चित रूप से गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए, नियमित रूप से शिव मंदिर का दर्शन करना चाहिए। और इतना ही नहीं, इस कुंडली के आधार पे अगर बन पड़े तो सूर्य को अर्घ और शिव जी के मंदिर का धोना, ये 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके नियमित दिनचर्या का पालन करें। और मैंने जो बात कही थी, वो जिस पौधे की जड़ के बारे में मैं फिर से भूल गया, उस जड़ को धारण करना चाहिए। तृतीय भाव के स्वामी जब अष्टम भाव में जाएंगे ना तो मेहनत ज़्यादा करवाते हैं, और पंचम भाव के स्वामी जब अष्टम भाव में जाएंगे तो मेहनत करने के बाद परिणाम देते हैं। तो इसके अच्छे परिणाम क्या हो सकते हैं? बुढ़ापा अच्छा बीतेगा, व्यक्ति का हृदय पटल साफ रहेगा, वो प्राइमरी लेवल पे कहें या सेकेंडरी लेवल पे कहें, कैसे भी करके वो क्रोधी स्वभाव का नहीं है। पर मन में जो कभी कभी मतभेद पैदा होंगे वो इसी बुध और चंद्रमा के कारण होंगे। अष्टम भाव के बुध व्यक्ति को तेजस्वी बनाते हैं, रिसर्चर बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं, दुर्बोध चीज़ों को समझने वाला बना देते हैं। जो बिल्कुल भी किसी के समझ में ना आए वहाँ व्यक्ति को आसानी से वो बात समझ में आ जाती है। जहाँ सभी लोगों के प्रश्न के उत्तर समाप्त हो जाते हैं वहाँ व्यक्ति प्रश्न का उत्तर खड़ा होता है। और साथ ही साथ अपनी किस समस्या का हल कैसे ढूंढना है, किस चिंतन को जाकर के हमें कौन सा उत्तर ढूंढना है, ब्राह्मणों को क्या देना है, गाय को कौन सा देना है, कुत्ते को कौन सा आहार देना है, जीवन कैसे जीना है, इसके अच्छे फायदे हो सकते हैं। पर ये रिस्क में है सारे, अगर ये हम चिंतन नहीं करेंगे। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि वीडियो विश्लेषण जो ये कुंडली का होता है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है और ये बहुत ही उपयोगी भी साबित होता है, क्योंकि उस व्यक्ति की ही कुंडली को मैं उसके सामने ही पढ़ के बता रहा हूँ। इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि उसको कौन सी चीज़ पे ध्यान देना है और कौन सी चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना है और क्या करना है, ये उसको सामान्यतया बहुत सरल भाषा में समझ में आ जाती है चीज़ें। 6वें स्थान के अधिपति शुक्रदेव वहीं बैठे हैं, इस वजह से प्रतियोगिता परीक्षाओं में, नौकरी में, साहस में, फैशन में, चीज़ों को समझने में, पत्नी के सुख में, एक से अधिक महिला मित्रों के संबंधों में, महिलाओं से लाभ के मामले में, धन को सही जगह पे खर्च करने के मामले में और ट्रेंड को समझने में, मतलब व्यक्ति को अपग्रेड रखते हैं। इतना ही नहीं, मंगल जब तुला राशि के हो जाते हैं तो कई बार व्यक्ति के पराक्रम को डेविएट करते हैं। इसका अर्थ होगा कि हमें बहुत सावधानी से किसी भी पराक्रम को, किसी भी दुश्मनी को, किसी भी शत्रुता को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी विषम परिस्थिति को बहुत सावधानी से सतर्क होकर के ही आगे बढ़ाना है।
मंगल यहाँ 8 अंश के हैं 35 कला के, शुक्र यहाँ 9 अंश के हैं, काफ़ी क्लोज हैं दोनों, और दोनों ही स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं। इस हिसाब से ये दोनों ही ग्रह अच्छे होंगे। थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न देंगे परिस्थिति को समझने में, और व्यक्ति आसानी से बड़ी सरलता से अपनी बात रखने में कई बार झिझक करता है, और ये पराक्रमी होता है, किसी भी स्थिति में कभी हारता नहीं है, थकता नहीं है, और तुलनात्मक अध्ययन करने वाला बना देते हैं। मंगल के साथ शुक्र जब तुला राशि में बैठेंगे तो तुलनात्मक अध्ययन होगा, और साथ ही साथ लग्नेश स्वग्रही हैं, और साथ ही साथ जन्म कुंडली के सप्तमेश के साथ बैठे हैं, तो कई महिलाओं से संपर्क में जाने वाला, प्रेम की भाषा समझने वाला, सुंदर चीज़ों के पीछे आकृष्ट होने वाला, अपनी इंद्रियों के सुख के प्रति वशीभूत होने वाला, और कई महिलाओं के संपर्क में रहने वाला। ये बहुत खराब बात है, ये व्याभिचार इसको कहते हैं। तो ऐसा न हो, इसका ध्यान रखना होगा। और ये मंगल फायदा कैसे करेंगे? तो व्यक्ति को विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। इतना ही नहीं, वो अपनी राशि को देख रहे हैं, यहाँ से बैठ करके उच्च की राशि को देख रहे हैं, और यहाँ बैठ करके अपनी 8वीं दृष्टि से लग्न को देख करके पराक्रमी, ऋण से मुक्त, भाग्य का सुख, नौकरी करने वाला, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करने वाला, मंगल की दशा में अच्छी मैत्री होगी। पर महिलाओं के कारण व्यक्ति को नुकसान होगा। कई बार वहाँ पे षड्यंत्र होता है, महिलाएं झूठा इल्जाम लगाती हैं, और आपके सबूतों के आधार पर आपको नुकसान होता है। इस वजह से कोई भी गलती करें, पहले तो करें नहीं, और अगर कभी हो भी जाए तो उसको बहुत ही सावधानी से उसका हल भी ढूंढना होगा। नहीं तो ये मंगल और शुक्र आपको कई बार नुकसान में लेके जाएंगे। इसका अच्छा फायदा होगा फैशन को समझने में, ट्रेंड को समझने में, साहस के मामले में, चिंतन के मामले में, परिस्थितियों को टैकल करने के मामले में, और नौकरी के मामले में, अपने लाभ और अपने हानि को समझने के मामले में इसके अच्छे फायदे होंगे। इस मंगल और शुक्र के स्वाति नक्षत्र में बैठने का ये फल होगा। सप्तम स्थान में वृश्चिक राशि के सूर्यदेव, कफ तो नहीं पर यहाँ पित्त की समस्या बढ़ा देते हैं। गुरु उच्च के हैं, इस वजह से कफ जनित समस्या नहीं होगी, लेकिन सूर्य वृश्चिक राशि में पित्त के रोगी बना देते हैं, दिनचर्या को खराब करते हैं। बेसिकली यहाँ कोई ना कोई चिंता जातक को होती रहती है। प्रायः व्यक्ति थोड़ा बहुत हेडेक ज़्यादा लेता है, कठोर वाणी को बोलने वाला हो जाता है। सूर्य के साथ जब राहु चले जाएंगे या केतु चले जाएंगे तो व्यक्ति के पिता के साथ संबंधों में कई बार कमजोरी हो जाती है। वो स्वयं भी जब पिता बनता है तो उसके संबंध उसके पुत्र से कमज़ोर होने लगते हैं। इस वजह से यहाँ पे हमें बहुत ही बेसिकली मैं आपको ये बात कहूँगा कि अपने पिता के साथ संबंधों को उच्चतम स्तर पर लेके जाना है। अपने पैतृक संपत्ति का निरंतर रूप से सदैव ख्याल रखना है। चाहे जहाँ भी रहें अपने पिता और माता से संपर्क साध करके रहें। आपकी कुंडली के आधार पे लग्न में सूर्य का प्रभाव आपको थोड़ी बहुत चिंता देने वाला बनाता है, और कई बार बेपरवाह भी बनाता है। चिंता आपको अपनी होगी कि मेरे पास धन कैसे आएगा, और बेपरवाह अपनी जिम्मेदारियों से करेंगे। जो भी जिम्मेदारी होती है कई बार उसको व्यक्ति सही तरीके से निभाने में चूक जाता है। माता पिता की सेवा, भाई बहनों से संबंध, अपनी दिनचर्या, अपनी पत्नी के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है वो, इन सभी चीज़ों में व्यक्ति को ये सूर्य ऐसे कमज़ोर कर देते हैं। दिनचर्या ठीक रखिए, दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करिए, मंत्र जप से करिए, सूर्य अर्घ से करिए, और अपने आप को आलसी मत बनाइए। समय पे सोना और समय पे जागना होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ निर्बल हो जाते हैं। लग्न में बली होते हैं, सप्तम में बलहीन हो जाते हैं, दशम में बलवान होते हैं, चतुर्थ में बलहीन हो जाते हैं, नवम में भाग्यशाली और दार्शनिक बनाते हैं, एकादशवें में महत्वाकांक्षी बनाते हैं। यहाँ पे नियमित दिनचर्या का पालन व्यक्ति को नहीं करने देते हैं। मतलब यहाँ पे सूर्य को हमें इस तरीके से अपने ठीक करने को कहा जा सकता है। चने की दाल, चना, मसूर, शहद, चीनी, पुष्प की माला, लाल चंदन की माला, ये सब का दान और ये सब धारण करना आराम से आपको सूर्य को बलवान बना देगा। मांस भक्षण रविवार को और गुरुवार को तो बिल्कुल भी ना करें, जहर के समान होगा। वैसे ये कुंडली वृष लग्न की है, लग्न पे सूर्य और उच्च के गुरु का प्रभाव, इस वजह से इस कुंडली को मांस भक्षण से बचना चाहिए। मसालों का दान इस कुंडली को बड़ा लाभ करेगा, जैसे दालचीनी हो जाए, लौंग हो जाए, इलायची हो जाए, जो भी मसाले होते हैं खड़े मसाले, उसका दान भी बहुत फायदा करने वाला हो सकता है। अष्टम भाव में बुध और चंद्रमा आयु अच्छी देंगे, कोई अकाल मृत्यु वगैरह का कोई दोष नहीं है, शुद्ध मृत्यु होती है, परिवार के संग मृत्यु होती है, सुखद मृत्यु होती है, तीर्थ का दर्शन करने वाला। गुरु उच्च के हैं कर्क राशि में,
इस वजह से व्यक्ति अपने पैसों पे धर्म करने वाला, दान करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, कम्युनिकेटिव होता है और समाज में प्रतिष्ठा अपने पराक्रम के बल पे प्राप्त करने वाला होता है। दशम स्थान, नवम स्थान, एकादशवां और 12वां खाली। इस वजह से बुढ़ापे से पहले हमें अपने धन और अपने धन को सुरक्षित रखना है। जब तक कोई काम हो न जाए तब तक उसके बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया जाए। अपने नौकरों पे थोड़ा बहुत दृष्टि रखना होगा कि वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। आपको लगातार बैठने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं लगातार कितने घंटे बैठ सकता हूँ, कंसंट्रेशन कितना मैं बेहतर बना सकता हूँ, हमारा कम्युनिकेशन कितना बेहतर हो सकता है। ये इस लग्न कुंडली का प्रतिफल है। अष्टक वर्ग के आधार पर आयु अच्छी, स्वास्थ्य अच्छा, धन अच्छा, व्यक्तित्व अच्छा, वाणी कठोर और धन कमाने के लिए दूर जाना पड़े, पराक्रम अच्छा है, संबंध अच्छे हैं, मानसिक शांति ठीक है, माता का सुख बढ़िया है, संबंध परिवार और कुटुंबजनों के साथ लंबा चलेगा। इसके साथ ज्ञान पक्ष थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, पढ़ाई में थोड़ी बहुत मतभेद की स्थिति, परिणाम कम आना, लेकिन नौकरी बहुत अच्छी, व्यापार नहीं है, नौकरी करने का योग लगा है। अपना कोई भी नौकरी करें तो ठीक है, व्यापार करने का योग कमज़ोर है। रिसर्च और फोकस बढ़ाना होगा, कंसंट्रेशन बढ़ानी होगी। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में भाग्य को बल देने के लिए भाग्य भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में जाना भाग्य की चिंता करता है। बजरंगबली की पूजा, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति। आपके पास काम सदैव रहेगा, चाहे प्राइवेट नौकरी ही करेंगे, सदैव आपके पास काम रहेगा। एकादशवें भाव के स्वामी उच्च के हैं, आपको बड़े छोटे भाई बहनों से और कम्युनिकेशन से लाभ होगा, आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति भी होगी। विदेश जाने का योग लगा हुआ है, अगर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। उसका योग आपकी कुंडली में 2028 से भी बन रहा है और एक योग 2026 के अप्रैल से भी बन रहा है। यहाँ के जन्म कुंडली के तृतीय भाव के स्वामी वहाँ के लग्नेश और यहाँ के लग्नेश जन्म कुंडली में चंद्रमा ही बनते हैं। जाकर के जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। नवांश चक्र में उच्च के शनि बुध ये दोनों बहुत अच्छे बैठे हैं। राहु उच्च के चंद्रमा के साथ बैठे, ये बहुत बढ़िया। यहाँ सूर्य मंगल और शुक्र बैठे हैं, ये संतान का सुख, दाम्पत्य का सुख, संतति से धन, बुद्धि चित्त व्यवस्थित रखते हैं। साहस, नौकरी करने वाली पत्नी, कामकाजी महिलाओं से विवाह का योग, महिला से विवाह का योग। उच्च के शनि धनवान, सुखी और ज्ञानी बनाते हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं बात कर दूं तो ये कुंडली विदेश में सफल होगी। विदेश में ही अगर व्यापार भी करना होगा तो विदेश में करें, नौकरी करनी हो तो भी विदेश में करें। माता पिता के लिए ये कुंडली बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कमजोरी क्या है कि बहुत सारे भाव लगभग खाली हो रहे हैं। चतुर्थ, पंचम, दशम, नवम और एकादशवें के साथ 12वां लग्न भी लगभग खाली ही कहेंगे, ये स्थिति बनती है। दशमांशा चक्र का विश्लेषण में थोड़ा कर दूं तो लग्नेश का लग्न को देखना शुक्र और सूर्य जैसे ग्रहों के साथ, तो धन भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं लग्नेश के साथ। इस वजह से पत्नी के नाम पे व्यापार किया जा सकता है। इसके साथ साथ व्यक्ति भाग्य के बल से यश, मान, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि माता के आशीर्वाद से वो अपनी दिनचर्या को ठीक रखेगा। माता का सपोर्ट उसको सदैव मिलता रहेगा। पिता से धन की प्राप्ति होगी। पिता के बल पे पिता का सपोर्ट उसको करियर में, प्रोफेशनल में मिलेगा, जबकि माता का सपोर्ट उसको हर जगह मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर मैं बात कर दूं तो यहाँ जो स्थिति बनी हुई है बुध और चंद्रमा की, ये अष्टम भाव में बहुत काफ़ी क्लोज है। तो कुछ अच्छे परिणाम और कुछ बुरे परिणाम। मैंने बात कही थी कि झूठी गवाही देना, झूठ करना, भोजन में ध्यान ना देना, कुछ भी खा लेना, ये कई बार ध्यान रखना होगा। जबकि यहाँ पे ये स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। यहाँ पे गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा बन रहा है। व्यक्ति धर्म करता है, दान पुण्य पूजा पाठ करने वाला भी होता है। शुभ अंक 5 होगा। विवाह करने के लिए तुला राशि तुला लग्न, धनु राशि धनु लग्न और मकर राशि मकर लग्न की जातिकाओं से विवाह हो, पूरब दिशा की तरफ विवाह हो और नक्षत्र के आधार पे रोहिणी, मृगशीरा और अनुराधा, इसके साथ रोहिणी, ये नक्षत्र पुनर्वसु, ये अच्छे हैं। नवांश कुंडली में विवाह हमें मिला करके करना होगा क्योंकि नवांश कुंडली का जो अंश बल है वो कमज़ोर है। और लग्नेश उच्च के हैं तो विवाह तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उच्च के शनि यहाँ बैठे हैं, उच्च के बुध यहाँ बैठे हैं और यहाँ मंगल सूर्य बढ़िया बैठे हैं, कोई खराबी नहीं है। पर फिर भी हमें विवाह मिला करके ही करना होगा। ये कुंडली मंगलिक वगैरह तो नहीं है, ये बात इतनी है। गुरु अष्टम भाव में है, ये ठीक नहीं होता है। उच्च के शनि है जो जन्म कुंडली के सप्तमेश होकर के उच्च के बैठे हैं। इस वजह से विवाह का सुख, दाम्पत्य का सुख, नौकरी, करियर, विवाह के बाद धन धान्य की प्राप्ति, ये सब हो जाता है। संतति का सुख वगैरह भी लगभग हो जाएगा। किस दशा में हमें ध्यान रखना है ये तो मैंने पूर्व में बताया ही है, पर फिर भी और भी बातें बता दूं। गुरु की दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।
मंगल की दशा में मज्जा का ध्यान रखना है। सूर्य की दशा में पित्त का ध्यान रखना है। शुक्र की दशा में पत्नी और नौकरी और माता का ध्यान रखना है। जबकि राहु की दशा में हमें अपने मन बुद्धि चित्त को भ्रमित करने से बचाना है। शनि की दशा में लाभ धन की होगी, नौकरी की प्राप्ति होगी, यश बढ़ेगा, संतति का सुख बढ़ेगा, द्वितीय संतति का लाभ होगा और पत्नी का स्वास्थ्य बढ़िया होगा। जबकि गुरु की दशा में चरित्र का बल बढ़ेगा, सूर्य की दशा में हेडेक बढ़ेगा, मंगल की दशा में साहस बढ़ेगा। उसी मंगल की दशा में आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र दोनों वर्गोत्तम है। इस वजह से व्यक्ति के पास बहुत सारे मित्र होंगे और बहुत लाभ कमाने वाला, अपने पराक्रम के बल पे खूब धन कमाने वाला भी होता है। क्लियर है? दिन शुक्रवार का बहुत अच्छा है। धन कमाने के लिए दिशा पूरब नहीं, पश्चिम और उत्तर पश्चिमी देशों में जा सकते हैं। अभी सूर्य की दशा जो आएगी वो सुखेश की दशा होगी और अभी शुक्र की दशा चल रही है, मतलब आने वाली दशा भी बहुत अच्छी है। सूर्य की दशा में मैंने जो समस्या बताई है, नियमित दिनचर्या वगैरह वाली बात, वो ध्यान रखना होगा। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।